जय हिंद। मेरा नाम हृदय शर्मा है। दोस्तों ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बुलंद हिंदी MPPSC। दोस्तों बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अपन चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे कि अपना टॉपिक क्या कहता है। दोस्तों अपना जो आज का टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था का सामान्य परिचय। कि राज्य व्यवस्था है क्या, इसका अध्ययन करने से पहले हमें किन बातों को समझना आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था का सामान्य परिचय, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्या राज्य व्यवस्था शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये समझेंगे आज हम इस वीडियो में कि राज्य व्यवस्था में हमें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे जो राज्य व्यवस्था शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो राज्य व्यवस्था शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने कहा पहला वर्ड जो है राज्य व्यवस्था का वो है राज्य। राज्य व्यवस्था का जो पहला शब्द है वो है राज्य, और जो दूसरा शब्द राज्य व्यवस्था का है वो है व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था का जो पहला शब्द है वो है राज्य। कि राज्य क्या है ये देख रहे हैं, इस वर्ड को मतलब समझ लेते हैं। आप मतलब जो राज्य शब्द है, क्या इसका भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख है, कहीं पे इसको परिभाषित किया गया है? बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 अनुच्छेद नंबर 36 में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी बताया गया है कि जो राज्य शब्द है वो क्या है। मैंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद 36 ये बताता है कि राज्य क्या है। वो होता है, उसको देखें क्या कहता है अनुच्छेद 12 और 36। तो आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था में जो राज्य शब्द है इसके तीन मतलब होते हैं। राज्य व्यवस्था में राज्य शब्द के तीन मतलब होते हैं। अब क्या क्या मतलब होते हैं उन मतलबों को देख लेते हैं। आप देखेंगे पहला मतलब जो होता है राज्य शब्द का पहला जो मतलब होता है वो होता है अपना राज्य शब्द का जो पहला मतलब है भारतीय संविधान में वो होता है राज्य। यानी जो आपका स्टेट है वो राज्य शब्द का पहला मतलब है राज्य। राज्य मतलब स्टेट, प्रदेश, प्रांत, ये मतलब होता है पहले राज्य का। यानी राज्य व्यवस्था जो शब्द है मैंने कहा इसके तीन मतलब हैं। एक स्टेट, राज्य, दूसरा मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ अभी। राज्य व्यवस्था शब्द में राज्य शब्द का एक मतलब है स्टेट। राज्य व्यवस्था शब्द में राज्य शब्द का दूसरा मतलब है, राज्य शब्द का दूसरा मतलब है वो है आपका देश। राज्य व्यवस्था शब्द में राज्य शब्द का दूसरा मतलब है वो है देश। यानी कि देश क्या है ये मतलब होता है राज्य का। इन सब के मतलब समझेंगे अभी अपन। और राज्य व्यवस्था शब्द में जो तीसरा शब्द होता है राज्य का, उस तीसरे शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सरकार। राज्य व्यवस्था शब्द में राज्य के तीन मतलब बताए हैं मैंने कहा राज्य व्यवस्था शब्द में जो राज्य पहला वर्ड है इस पहले वर्ड के तीन मतलब हैं। पहला मतलब है राज्य यानी स्टेट, प्रांत। दूसरा मतलब है देश यानी नेशन, देश या नेशन। और दूसरा सरकार यानी कि गवर्नमेंट। ये तीन मतलब बताए हैं मैंने। ठीक है, व्यवस्था का क्या मतलब होता है, यानी जो व्यवस्था शब्द दिया है संविधान में, इस व्यवस्था का क्या मतलब होता है? इस व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंधन का या संचालन का तरीका। प्रबंधन का या संचालन का तरीका। मैंने कहा कि राज्य शब्द का मतलब तीन बताए मैंने कि राज्य, देश और सरकार। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंधन या संचालन का तरीका। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो क्या मतलब होगा? यानी आप देखेंगे जो राज्य व्यवस्था शब्द है, इस राज्य व्यवस्था शब्द में यहाँ राज्य का कौन सा मतलब होगा, ये भी आपके लिए संशय वाला प्रश्न आ जाता है कि भाई आपने राज्य के तीन मतलब बता दिए कि एक मतलब होता है राज्य का देश, एक राज्य होता है और एक सरकार होता है। तो राज्य व्यवस्था में राज्य शब्द का क्या मतलब है? तो यहाँ राज्य का मतलब है सरकार। तो ये वाला मतलब अपने लिए आता है सरकार। तो राज्य व्यवस्था शब्द में जो राज्य शब्द है उसका मतलब है सरकार। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है
ये समझ जाएंगे आप कि भाई सरकार के संचालन का तरीका राज्य व्यवस्था है। तो अपन इस परिभाषा को थोड़ी और करेक्ट करें तो क्या परिभाषा बनेगी कि सरकार के एक पेन चेंज कर लूँ, सरकार के संचालन का जो कि सरकार के अब परिभाषा बनाएं अगर राज्य व्यवस्था की क्या बनेगी, सरकार के संचालन के तरीके का सुव्यवस्थित अध्ययन, सरकार के संचालन के तरीके का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, यानी सरकार के संचालन के तरीके का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। यानी आप ये समझ गए होंगे कि राज्य व्यवस्था शब्द का क्या मतलब होता है। मैंने शुरू में क्या कहा कि भाई एक राज्य जो शब्द है इसका 3 मतलब होते हैं, एक होता है स्टेट, प्रांत या प्रदेश, एक मतलब होता है राज्य का कि नेशन, देश या राष्ट्र, एक मतलब होता है सरकार। यानी कि भाई एक घर को चलाने के लिए जैसे घर में एक व्यवस्था होती है, घर में कुछ तरीके होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए कुछ तरीका होता है, सरकार को चलाने का तरीका राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो अब राज्य व्यवस्था शब्द है के मतलब से अवगत हो गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे कि आगे अपना क्या व्यवस्था है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि भाई जो राज्य व्यवस्था में आपको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, राज्य व्यवस्था में आपको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। आप देखेंगे आपकी जो पॉलिटी है एमपीपीएससी मेंस में, उसमें राज्य व्यवस्था में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो इसके तहत आप क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप अपन पॉलिटी को डिवाइड करें, राज्य व्यवस्था को डिवाइड करें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला संविधान। संविधान में आपको पढ़ना पड़ेगा कि संविधान है क्या, ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि संविधान है तो है क्या, ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे कि भाई संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, संविधान का निर्माण पढ़ लेंगे, संविधान की विशेषताएं पढ़ लेंगे। ठीक है, संविधान की विशेषताएं पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि भाई संविधान में कुछ कमियां रही होंगी, इसकी आलोचना क्यों होती है, वो पढ़ लेंगे। संविधान की आलोचना पढ़ लेंगे, संविधान के स्रोत पढ़ लेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पढ़ेंगे ना, बिल्कुल यही पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। और क्या पढ़ेंगे, संविधान के प्रमुख प्रावधान पढ़ लेंगे, यानी संविधान में आप देखेंगे 12 भाग दिए गए हैं, 25 भाग दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं और कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उन प्रमुख प्रावधानों को पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है संविधान में। फिर एक भाग आपका अगला भाग आता है संसद, यानी जो प्रमुख प्रावधान है वो पढ़ लेंगे, ये चीज़ें पढ़ लेंगे। संविधान में क्या क्या है वो पढ़ लेंगे अपन। अब संसद में पढ़ लेंगे कि संसद क्या है, इसको पढ़ लेंगे अपन पढ़ लेंगे संसद है क्या, संसद के तहत अपन किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी संसद से आप मतलब समझ सकते हैं सीधा कि केंद्र को पढ़ना है। इसमें आपको क्या केंद्र को पढ़ना है, इतना समझ लीजिए। अब केंद्र में क्या पढ़ेंगे आप, भाई सीधी बात है लोकसभा पढ़ेंगे, बिल्कुल लोकसभा पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, बिल्कुल राज्यसभा पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, बिल्कुल राष्ट्रपति पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ लेंगे। आपका मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी ऐड हो जाएगा, नहीं आप बोल रहे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री नहीं बताया। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे। और आप यूपीएससी पढ़ लेंगे, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, जितने भी केंद्र के निकाय होते हैं वो पढ़ लेंगे। इलेक्शन कमीशन पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे भाई, इलेक्शन कमीशन पढ़ लेंगे, यूपीएससी पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे, कैग पढ़ लेंगे। यानी जितने भी केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं उसको आप संसद में पढ़ लेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। ठीक है,
और भी कई सारे अधिकारी आ सकते हैं, कई सारे आयोग आ सकते हैं आपके, SC ST आयोग, कमीशन, या आयोग की जगह आप बोल सकते हो कमीशन, या केंद्र सरकार के अधिकारी, इनको पढ़ लेंगे। राज्य विधानमंडल में आप क्या पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले तो आप विधानसभा को पढ़ेंगे कि विधानसभा क्या होती है, इसे पढ़ लेंगे। इसमें और क्या पढ़ना है, इसमें अपन को, इसमें पढ़ना है आपको, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको पढ़ना है, और नहीं है तो यहाँ कहाँ कहाँ नहीं है वो पढ़ना है आपको। विधान परिषद को पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ेंगे अपन, राज्य की मंत्री परिषद को पढ़ लेंगे। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद को पढ़ लेंगे। राज्यपाल को पढ़ लेंगे। जिस प्रकार केंद्र की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री शामिल होता है, इस प्रकार राज्य की मंत्री परिषद में भी CM शामिल होता है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे आप भाई, आप हाई कोर्ट पढ़ लेंगे, राज्य का निर्वाचन आयोग पढ़ लेंगे, राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ लेंगे। तो राज्य की जो निकाय हैं इनको आप राज्य विधानमंडल में पढ़ लेंगे। बस यही आपकी पॉलिटी है। और आपका देखेंगे इसके अलग से एक मतलब लगभग यहाँ से आपकी 70% पॉलिटी खत्म हो जाती है। फिर आपका पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट बचता है क्या, 30 नंबर का लोक प्रशासन का, जो आपको इनके अलावा पढ़ना है। 30 नंबर का लोक प्रशासन, 30 नंबर की लोक प्रशासन वाली यूनिट है MPPSC में मेंस में, वो आपको अलग से पढ़नी है। और 30 नंबर के आपके राजनीतिक विचारक हैं, 30 नंबर के राजनीतिक विचारक हैं, वो आपको अलग से पढ़ने हैं। वहाँ की आपका पूरा यहीं कवर हो जाएगा, आपके पूरे आयोग कवर हो जाएंगे। और आपका जो भारतीय राजनीति में एक तीसरी यूनिट में कुछ टॉपिक हैं कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, लिंग, निर्जातीयता, इनकी भूमिका, वो भी आपके इन पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या पढ़ना है मेंस में। ठीक है, अब मैंने आप थोड़ा सा और अपन इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई सरकार के संचालन करने का जो तरीका है वो है राज्य व्यवस्था। अब आप देखिए सरकार क्या है, ये भी आप देखेंगे। सरकार, अच्छा मैं बोले आपने सरकार बताई है, क्या सरकार, किन किन चीज़ों से मिलकर सरकार बनती है, ये भी आप बोलेंगे ना कि बताओ सरकार क्या है। तो आप देखेंगे सरकार जो है क्या है सरकार। तो आप कहीं मैंने प्रश्न आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सरकार क्या है। एक पेन चेंज कर लूँ। हाँ, सरकार क्या है, सरकार के 3 अंग बताए हैं। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, क्या क्या, एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है अपना, एक न्यायपालिका होता है। विधायिका के कुछ अपने काम हैं, कार्यपालिका के कुछ अपने काम हैं, न्यायपालिका के कुछ अपने काम हैं। यानी विधायिका क्या करती है, हालांकि ये विधायिका और कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। दोनों में कहाँ के सदस्य होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। विधायिका और कार्यपालिका में मैंने कहा कि जो सदस्य होते हैं वो आपके संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है भैया, विधायिका और कार्यपालिका में संसद के सदस्य हैं। फिर अब विधायिका का क्या काम होगा, यानी मैंने कहा कि विधायिका क्या काम करेगी, आप बताइए। विधायिका मतलब, विधायिका का वर्ड मतलब समझ रहे हैं आप, विधान। विधायिका का मतलब क्या है, विधान, कहीं ना कहीं विधान का निर्माण करना। हम कह सकते हैं कि विधायिका क्या करेगी, विधि का निर्माण, विधि का, या यूं कहें कि नीति का, विधि का, नीति का, या यूं कहें कि क्या करेगी, विधि का, नीति का, या यूं कहें कि विधि की नीति क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये काम होगा विधायिका का। मैंने कहा कि विधायिका क्या काम करेगी, नीति का निर्माण करेगी, विधि का निर्माण करेगी, या यूं कहें कि कानून का निर्माण करेगी। बोले विधायिका ये काम है, यानी टू मेक द लॉ, टू मेक द लॉ, ये काम है विधायिका। विधायिका को बोलते हैं अपन लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बोलते हैं विधायिका को। इसका क्या काम होगा कि भाई विधि का निर्माण करेगी, क्या कानून होगा, किस क्षेत्र के लिए क्या कानून बनाना है, कहाँ किस राज्य के लिए क्या कानून बनाना है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कानून बनाना है, वो कानून कौन बनाएगा, वो कानून बनाएगी विधायिका। विधि या नीति का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, जो अधिनियम वगैरह आते हैं वो विधायिका बनाती। ठीक है, अब कार्यपालिका क्या काम करेगी, आप बताइए क्या काम करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम करेगी,
भाई नीति का निर्माण हो गया, ठीक है, नीति का निर्माण हो गया, लेकिन इस नीति के निर्माण के लिए, नीति का निर्माण करने से थोड़ी कानून धरातल पे आ जाएगा, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। इसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है, उस ग्राउंड लेवल पे काम करती कार्यपालिका। यानी हम कह सकते हैं कि नीतियों का या यूँ कहें कि कानून का क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। कानून का क्रियान्वयन करती है कौन, कार्यपालिका क्रियान्वयन करती है। यानी अपन कह सकते हैं कार्यपालिका कहीं ना कहीं नौकरशाही संबंधित होती है, ब्यूरोक्रेट से संबंधित होती है, नौकरशाही संबंधित हो सकती है। इसको बोलते हैं अपन क्या, विधायिका हो गई ये इसको अपन ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हो आप, इसको ब्यूरोक्रेट्स। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो विधायिका है वो क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी, नीति का निर्माण करेगी, टू मेक द लॉ। जो कार्यपालिका है आपकी, वो कार्यपालिका क्या करेगी, एक्सिक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। यानी जो नीति है उस नीति को ग्राउंड लेवल तक लाना, नीतियों को कहाँ तक लाना, धरातल पर नीतियों को लाना, धरातल पर नीतियों को लाना, ये काम करती है कौन, कार्यपालिका। यानी नियम तो बन गया, नियम बनाती है कौन, विधायिका, और नियमों को लागू कौन करती है, जो कानून बनाया है उस कानून को लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका। कानून बना, जो कानून अपनी विधायिका ने बनाया है उस कानून को जो लागू कौन करेगा, लागू करेगी अपनी कौन, कार्यपालिका। तो आपको कार्यपालिका समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब आती है बात न्यायपालिका की, ठीक। न्यायपालिका क्या करेगी भाई, न्यायपालिका देखेगी, क्या देखेगी कि भाई जो विधायिका ने, न्यायपालिका क्या करेगी, जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, कि विधायिका ने क्या किया है, विधायिका ने जो नीति का निर्माण किया है, विधायिका द्वारा किया गया नीति का निर्माण, विधायिका द्वारा किया गया नीति का निर्माण कैसा हो, संवैधानिक हो, यानी संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो, ये काम करेगी कौन, न्यायपालिका। जुडिशरी बोलते हैं इसको, जुडिशरी, संविधान के संवैधानिक हो। यानी जुडिशरी है वो क्या काम करेगी कि भाई जो विधायिका है, विधायिका ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, विधायिका ने क्या बनाया, एक कानून बनाया। अगर मान लो वो कानून कैसा नहीं है, संवैधानिक नहीं है, या यूं कहें कि असंवैधानिक है, अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कानून असंवैधानिक है, अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कानून असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट या यूं कहें कि जुडिशरी क्या करेगी, उसे अवैध घोषित कर देगी, या यूं कहें कि निरस्त कर देगी, ठीक है। ये काम है जुडिशरी का। यानी मैंने बताया कि विधायिका क्या काम करेगी, बोले नीति का निर्माण करेगी, ठीक है। कार्यपालिका क्या काम करेगी, नीतियों का क्रियान्वयन करेगी, नीतियों को लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की रक्षा करेगी। एक वर्ड में अगर उत्तर दें कि न्यायपालिका क्या काम करेगी, कानून की रक्षा करेगी, कानून की क्या करेगी, रक्षा करेगी, टू प्रोटेक्ट द लॉ, टू प्रोटेक्ट द लॉ, टू प्रोटेक्ट लॉ, ये काम होगा न्यायपालिका। यानी आपको तीनों सरकार के जो 3 अंग हैं, मैंने कहा कि भाई सरकार के 3 अंग हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है क्या, कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के क्या काम होंगे ये मैंने बताया। इन कामों के अलावा भी जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका हैं, उनके कुछ काम होते हैं। क्या काम होते हैं कि भाई ये तीनों पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि ढंग से विधायिका काम करे तो इस पर नियंत्रण कौन रखेगा, न्यायपालिका। ढंग से कार्यपालिका काम काम करे, इसका नियंत्रण कौन रखेगा, विधायिका। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे की औकात दिखाते हैं कि आप अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ, आप अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ। ये काम ये लोग करते हैं कि विधायिका अपनी लिमिट के बाहर अगर कोई कानून बनाती है, विधायिका अगर अपनी लिमिट के बाहर कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट या हम कहें कि न्यायपालिका के बीच में आती है कि औकात से बाहर नहीं जाना,
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई विधायिका अगर आप कोई गलत कानून बनाते हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका बीच में आती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके लिमिट के बाहर काम है, ये आपकी औकात के बाहर है, तो न्यायपालिका बीच में आती है कि आप ये कानून नहीं बना सकते, और जो कानून संविधान के दायरे के बाहर है उसे न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है। ऐसे ही विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका न्यायपालिका पर, न्यायपालिका विधायिका पर। तो हम कह सकते हैं कि सर्किल है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है, तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं बहुत देर से एक वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ, संविधान। क्या है संविधान, आप बताइए क्या संविधान है, आप खुद बताइए, सोचिए ना संविधान क्या है। बेसिक शब्दों में आप देखिए संविधान क्या होगा कि भाई संविधान को अपन देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ विधायिका नियम बनाए वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सरकार से संबंधित है। सरकार से कैसे संबंधित है कि सरकार को चलाने के जो नियम कानून, जो नियम प्रावधान हैं, सरकार को, देश को चलाने के नियम प्रावधान कानून हैं, उनका प्रावधान है संविधान। तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी देश या सरकार के संचालन हेतु, सरकार के संचालन हेतु नियम कानूनों का प्रावधान, नियम कानूनों का संग्रह, यही होगा संविधान। बिल्कुल यही होगा, नियम कानूनों का संग्रह, यही है ना सरकार, यही है ना संविधान। बिल्कुल यही है। और क्या है संविधान, आप खुद सोचिए क्या है और संविधान हो, क्या लिख सकते हैं संविधान के बारे में बताइए। और क्या है संविधान, आप खुद सोचिए ना भाई। हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, संविधान के कहीं ना कहीं जो राजनीति है, राजनीति के आदर्शों, राजनीति के आदर्शों का आदर्श है, राजनीति के आदर्शों को निर्धारित करता है, राजनीति के आदर्शों को निर्धारित करता है। कैसे आदर्श है बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, एक वर्ड क्लियर करूंगा आपका। निर्धारित करता है, यानी संविधान क्या है भाई, मैंने बताया कि सरकार या देश के संचालन के लिए नियम कानूनों का संग्रह है, ये संविधान है। ठीक है, और मैंने एक लाइन और बोली है कि राजनीति के आदर्शों को निर्धारित करता है संविधान। मैंने कहा कि संविधान राजनीति के आदर्शों को निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है कि भाई आप देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ शब्द यूज किए गए हैं, लोकतंत्र, ये भाई राजनीति का आदर्श है कि नहीं है, बिल्कुल है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र, संप्रभुत्ता। अब ये वर्ड क्या होते हैं, इनको एक एक वर्ड को अपन आगे वाली वीडियो में 5-5 नंबर के लिए समझेंगे कि गणतंत्र क्या है, संप्रभुत्ता क्या है, इन वर्डों को देखेंगे अपन। तो मैंने कहा कि गणतंत्र क्या समझेंगे भाई, जिसमें राज्य प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना हो, जिसका चुनाव होता हो, वो गणतंत्र है। संप्रभुत्ता यानी कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद लेता हो, किसी और शक्ति से प्रभावित ना होते हो, तो वो संप्रभु है। लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन हो, कैसे जनता वोट के माध्यम से अपने राज्य प्रमुख को चुने, वो लोकतंत्र। धर्मनिरपेक्षता क्या कि भाई यहाँ राज्य का कोई एक धर्म थोड़ी है, ना राज्य का अपना धर्म नहीं है और राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण भी नहीं देगा, ये आपकी धर्मनिरपेक्षता है। तो ये राजनीतिक आदर्श है कि नहीं है। आप देखिए वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल हो वो इन्हीं सब चीज़ों की वकालत तो करता है, तो ये राजनीति का आदर्श है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो राजनीति के आदर्शों को निर्धारित करता है संविधान। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है संविधान बताइए आप, क्या है संविधान। हाँ, क्या है और संविधान कि भाई मैंने कहा कि संविधान के माध्यम से संविधान में सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। बिल्कुल, संविधान में सरकार की शक्तियों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, बिल्कुल है कि भाई संविधान में क्या है, सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। आप देखेंगे संविधान में क्या दिया, ये तो दिया है राष्ट्रपति क्या काम करेगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, यही सब बताया ना संविधान में। तो हम कह सकते हैं कि संविधान में सरकार की शक्तियों का उल्लेख है, यही है ना संविधान में। ठीक है, और
हम कह सकते हैं कि संविधान में सरकार की शक्तियाँ दी गई हैं, यानी संविधान में सरकार को क्या दी हैं, कुछ शक्तियाँ दी हैं। इन शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी लगा दी गई हैं। बिल्कुल, अपन यही तो पढ़ रहे थे अभी कि भाई सरकार में कोई शक्तियाँ दी हैं संविधान ने सरकार को जो शक्तियाँ दी हैं उन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। सीमा या प्रतिबंध बोल लो, सीमा या प्रतिबंध बोल लो। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि संविधान ने सरकार को शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध, कुछ सीमाएं भी लगाए हैं। क्या सीमाएं लगाई हैं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विधायिका क्या काम करेगी, नीति का निर्माण करेगी, कानून का निर्माण करेगी, विधान का निर्माण करेगी, यही काम करेगी ना विधायिका। तो अगर वो कोई असंवैधानिक कानून ना बना दे, कोई ऐसा कानून ना बना दे जो जनता के हितों के खिलाफ हो, इसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये हम कह सकते हैं कि भाई विधायिका है, कानून का निर्माण करेगी, लेकिन वो कैसे कानून का निर्माण करेगी? जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। समझ आ रहा है आपको कि भाई विधायिका कानून का निर्माण करेगी, लेकिन ऐसे कानून का निर्माण करेगी जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो, यानी एक मनमाने कानून का, या हम कहें कि निरंकुश कानून का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये इस पर शक्तियाँ हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई न्यायपालिका सरकार की जो कानून बनेंगे विधायिका द्वारा उनकी जांच करेगी, लेकिन भाई मैंने प्रतिबंध लगाई कानूनों पे, लेकिन हर कानून पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। समझ रहे हैं आप? हर कानून पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, हर कानून पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। वो कैसे कानून पे लगाएगी? जो असंवैधानिक हैं। और जो सरकार चाहे तो न्यायपालिका की कुछ सीमा निर्धारित कर सकती है। भाई समझ रहे हैं आप? वो अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं आपको। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो संविधान आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीति का ये आदर्श है, एक राजनीति का आदर्श है। आदर्श है। और अगर एक वर्ड में और आंसर पूछें तो क्या होगा? और मैंने कहा कि नियमों और कानूनों का संग्रह है, तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं, नियमों कानूनों का संग्रह है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संविधान क्या है। ठीक है, अब संविधान के प्रकार देख लेते हैं। विश्व में प्रचलित प्रकार। विश्व में संविधान के 2 प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। अब तक 2 प्रकार के संविधान प्रचलित हैं पूरी दुनिया में, मुख्य रूप से। वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के संविधान हैं। लिखित संविधान। क्या संविधान? लिखित संविधान, यानी इसमें सरकार कैसे चलेगी, एक एक चीज़ लिखी होती है, रिटर्न होती है, एक एक चीज़ लिखी होती है। यानी राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, ये संविधान में लिखी हुई है। राष्ट्रपति क्या काम करेगा, संविधान में लिखी हुई है। प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, संविधान में लिखी हुई है। तो वो लिखित संविधान हो जाता है। आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान, ये लिखित संविधान का उदाहरण है। भारत का संविधान, ये लिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या होता है कि भाई इसमें चीज़ें लिखी नहीं होती। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी नहीं होती, मतलब फिर चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं? फिर संविधान का मतलब क्या? मतलब ये है कि भाई यहाँ जो काम हो रहा है वो परंपरा से चला आ रहा है। कैसा? कि परंपरा से। यानी मान लो जैसे इंग्लैंड का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, ब्रिटेन का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान मतलब कैसे कि भाई यहाँ चीज़ें कैसे मेंटेन होती होंगी। तो आप खुद सोचिए ना कि भाई यहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारे पहले बार राष्ट्रपति ने ऐसे शपथ ली थी, इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी शपथ लेने की, तो यही प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। भले लिखी नहीं है लेकिन चीज़ें हो वही रही हैं। समझ रहे हैं? लिखी नहीं है लेकिन चीज़ें वैसे ही मेंटेन हो रही हैं जैसे कि अमेरिका में। समझ रहे हैं? लिखी नहीं मतलब पहले बार राष्ट्रपति की क्या काम थे, वही काम अपने हैं। पहले बार राष्ट्रपति ने कैसे शपथ ली थी, वैसे ही शपथ अपन को लेनी है। समझ रहे हैं? लिखी नहीं है लेकिन परंपरा चली आ रही हैं, तो ये अलिखित संविधान हो जाता है। ये 2 प्रकार बताए हैं संविधान के। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर में अपन समझेंगे संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।